अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, हमास दुनिया के किसी भी मिलिटेंट ग्रुप से कहीं ज़्यादा वियतनाम फाइटर से मुशाबह हैं, मिलते जुलते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इजराइल का हमास के अगेंस्ट टेम्प्रोरी सीज फायर को एक्सेप्ट करना मेरे इस स्टेटमेंट का प्रूफ है, और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वियतनाम में कॉलोनियलिज्म की हिस्ट्री, वहाँ अमेरिका की हार हमें ये एक्सप्लेन कर सकता है कि अब फ़लस्तीन में क्या हो रहा है और हमास की स्ट्रेटजी, हिकमत अमली क्या है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। 1800 के बाद से ही वियतनाम को फ्रांस ने, जापान ने, फिर फ्रांस ने कॉलोनाइज किया, कब्जा किया, मगर वियतनामीज ने अपने से बहुत ज़्यादा पावरफुल हर कॉलोनियल इंपेरियल पावर से गुरिल्ला वॉरफेयर की स्ट्रेटजी से जंग की। उन्होंने किसी की भी गुलामी को कबूल नहीं किया। फिर 1954 के आसपास का वक्त आया। कोल्ड वॉर के पीक पर वक्त के सुपर पावर्स ने वियतनाम में दिलचस्पी दिखाई और फिर कंट्री को तोड़ने, पार्टीशन की कोशिश की। नॉर्थ वियतनाम कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरीज के अंडर में चला गया, जिन्होंने फ्रांस से देश को आज़ाद कराया था, और साउथ वियतनाम अमेरिकन बैक्ड रिजीम के अंडर में था, जबकि इलेक्शन, वोटिंग और रेफरेंडम के थ्रू वियतनाम का रीयूनिफिकेशन एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मगर अमेरिका ने मेक श्योर किया कि वियतनाम कभी भी एक ना हो सके, क्योंकि अमेरिकन डोमिनो थ्योरी से डरते थे। Finally, you have broader considerations that might follow what you would call the falling domino principle. डोमिनो थ्योरी मतलब अगर एक कंट्री कम्युनिस्ट बनती है तो उसके आसपास की दूसरी कंट्रीज भी कम्युनिज्म में जाएगी, और इसीलिए साउथ वियतनाम अमेरिका के इलाकाई मफाद, रीजनल इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। मगर वियतनामीज अपने देश के इस पार्टीशन के खिलाफ थे और वो इसको आज़ाद कराकर दोबारा वियतनाम को यूनाइट करना चाहते थे। अमेरिका के खिलाफ जंग करने में उनका ये सबसे बड़ा मोटिवेशन था। यहाँ एंट्री होती है वियत कॉन्ग की, वियतनाम फाइटर्स की, वो ग्रुप जिसका द फाइनेंशियल टाइम्स ने हमास से कंपेयर किया है, जिन्हें आप नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ साउथ वियतनाम के नाम से भी जानते हैं। ये लोग साउथ वियतनाम में रहकर वियतनामीज रिवॉल्यूशनर के ही जैसे आम लोगों के मदद से गुरिल्ला वॉरफेयर की स्ट्रेटजी से जंग शुरू करते हैं। U.S. jets were striking North Vietnam in response to stepped-up terror attacks against American fighting against the Viet Cong in South Vietnam continued. Last filed stories of escalated war in the North had rocked the world's capitals. We're now given a close look at the bitter day-to-day of combat against the wily, resourceful guerrillas. गुरिल्ला वॉरफेयर यूजुअली तब लड़ी जाती है जब दोनों साइड का पावर इम्बैलेंस हो, एक साइड पावर बहुत ज़्यादा हो और एक साइड बहुत थोड़े लोग हों। गुरिल्ला वॉरफेयर आमतौर से बागियों और कन्वेंशनल आर्मी के बीच लड़ी जाती है, जहां कन्वेंशनल आर्मी अगर जीत नहीं पाती है तो उसकी हार मानी जाती है, और अगर गुरिल्लाज पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं तो ये उनकी जीत समझी जाती है। इस तरह के जंग में गुरिल्ला का मेन ऑब्जेक्टिव, अहम मकसद ये होता है कि मेन आर्मी से ज्यादा देर तक लड़ते हुए सरवाइव किया जा सके, जिसमें ज्यादा डिसेसिव कॉन्फ्रेंटेशन, फैसलाकुन मार्का से बचना होता है, क्योंकि मेन आर्मी के पास ज्यादा रिसोर्सेज होती है, ज्यादा पावर होता है। गोरिल्ला फाइटर्स उस वक्त तक हिट एंड रन ऑपरेशन करते रहते हैं जब तक वो एक पावरफुल आर्मी को ओवर पावर न कर दें या उनका बहुत ज्यादा नुकसान न कर दें। मोस्ट फेमसली वियतनाम फाइटर्स ने एक्सटेंसिव टनल सिस्टम, लंबी लंबी सुरंगें बनाई थी जो हजारों माइल तक फैला हुआ था, जो उनके लिए मिलिट्री बेसिस का काम करता था, जिससे वो अच्छी तरह से गुरिल्ला टैक्टिक्स अप्लाई कर पाते थे। उन्होंने इन अंडरग्राउंड रूट्स को घर, आर्मी, उनके ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सप्लाईज, बूबी ट्रैप, सरप्राइज अटैक्स के लिए इस्तेमाल किया, जिससे वो अचानक हमला करते और गायब हो जाते थे। ये अमेरिकन्स और अमेरिकन पॉपेट साउथ वियतनामीज के लिए ऐसा था जैसे मानो वो किसी भूत से, किसी घोस्ट से लड़ रहे हो, जहां वियत कॉन्ग उनका भारी नुकसान कर रहे थे। They witnessed the mop-up after a successful 24-hour struggle in a jungle thicket 40 miles southeast of Saigon. It's important here, for as guerrilla activity grows bolder, codes and morale sinks to new lows. इन सब के बीच में अमेरिका ने उस वक्त के हिस्ट्री का सबसे हेवीएस्ट और लॉन्गेस्ट एरियल बम्बार्डमेंट की, जहां उन्होंने 7 मिलियन टन से भी ज्यादा एक्सप्लोसिव,
बारूद बम बरसाया जिसमें 3 मिलियन वियतनामीज मारे गए। अमेरिका इतना हेवी जेनोसाइड, कत्लेआम, डेथ और डिस्ट्रक्शन करना चाहते थे कि गोरिल्लाज फाइटिंग छोड़ दे, मगर वियतनामियों ने ऐसा कभी नहीं किया और वो लड़ते रहे। यहाँ ये गौर करें कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने लोगों से उस जंग के बारे में कॉन्स्टेंटली लगातार झूठ बोला और ये नैरेटिव पुश करने की कोशिश की कि वो बहुत ही इमोरल आर्मी और हैवान सिफत लोगों से लड़ रहे हैं और दुनिया को बचा रहे हैं। मगर चूंकि ये दुनिया की सबसे पहली टेलीवाइज्ड वॉर थी जहां से इस जंग की दर्दनाक हॉरिफिक इमेजेस, अमेरिका की बर्बरता और इनह्यूमन वेपन्स जैसे एजेंट और नापाम बॉम्ब से नुकसान के विजुअल्स ने हंगामा कर दिया और पूरी दुनिया से अमेरिका को धुतकार झेलना पड़ा। यहां तक कि खुद अमेरिका में अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ उस वक्त का लार्जेस्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट हुआ। 20 साल लगातार गुरिल्ला वॉर के टैक्टिक से लड़ने के बाद वियतनामीज ने वियतनाम को आज़ाद करा लिया और वियतनाम को यूनाइट करते हुए वक्त के सुपर पावर को हरा दिया। एक मुनज़्ज़म कन्वेंशनल आर्मी जीत नहीं पाई और गुरिल्लाज हारे नहीं। क्या यह आपको कुछ सुना कुछ फैमिलियर सा नहीं लग रहा है? हमास भी ऐसा मानते हैं कि वो एक इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, फ़लस्तीन को आज़ाद कराने की लड़ाई एक कन्वेंशनल सुपेरियर मिलिट्री पावर से लड़ रहे हैं। हमास भी गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स से लड़ते हुए ये इंश्योर करना चाहते हैं कि वो इस जंग में देर तक सरवाइव कर सके और इस जंग को अपने टर्म्स में, अपने शर्तों पे लड़ सके, जिसके लिए वो बरसों से तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल वियतकॉन्ग के जैसे गाजा में भी एक्सटेंसिव टनल सिस्टम, एक वसी सुरंग का निज़ाम जो हमास को प्रोटेक्ट करते हुए उसके अंदर मूवमेंट करने में, इजरायली ग्राउंड इन्वेजन के अगेंस्ट हिट एंड रन ऑपरेशन करने में यह टनल सिस्टम हमास को आसानी पैदा करता है, जो अब न सिर्फ इजरायलियों के लिए भारी मिलिट्री कैजुअल्टीज, नुकसान की वजह बन रही है, बल्कि इजराइल इसमें अब तक कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहा है। खास तौर से इजराइल का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमास को एकदम मिटा देना है, वो इन हालात में, इन सर्कमस्टांसेस में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इजराइल जितनी देर ये जंग लड़ेगा उतना उसके इकोनॉमी के लिए ये नुकसानदा होगा और इजराइल के पॉपुलेशन के हिसाब से उसके आर्मी में जितने लोग हैं उनके लिए ज्यादा देर तक किसी भी जंग में रहना बहुत बहुत कॉस्टली होगा। दूसरी बात, इजराइल ने अंधाधुन एरियल बॉम्बिंग की, इतने बड़े नंबर में इनोसेंट सिविलियंस, बच्चे, बूढ़े और औरतों को शहीद किया। इजराइल ने हेवी कैजुअल्टीज से ये सोचा था कि लोगों को हमास के अगेंस्ट कर देंगे, मगर डेथ, डिस्ट्रक्शन और क्लियर वॉर क्राइम से उनके लोगों में लिबरेशन और अल अक्सा की आज़ादी का जज्बा और बढ़ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहतसिब अत्फालना व ज़ौजातना व ख़वातना व अब्नाना व बुयूतना व कुल्ल मा नमलिक नहतसिबु इंद अल्लाह सुब्हानहु व तआला। अल्हम्दुलिल्लाह अला हाज़ा अल-हाल व कुल्ल हाल क़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल। ما تعيطش يا زلمه، انت زلمه، كلنا شهداء، كلنا مشاريع شهداء، كلنا مشاريع شهداء. قول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي. مش عارف، بس انا كل اللي بقوله ان اخوي راح شهيد والحمد لله وانا لله وانا اليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل في حكام العرب، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيल। सोशल मीडिया के वजह से ये डेवस्टेटिंग इमेजेस, दिलखराश तस्वीरें पूरी दुनिया में ऐसे फैली हैं कि अब इजराइल का झूठा प्रोपेगेंडा भी एक्सपोज हो रहा है, जिसके वजह से कई जगह मास प्रोटेस्ट, सॉलिडारिटी रैलीज हुई हैं, जिसका ग्लोबल प्रेशर अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को भी इम्पैक्ट कर रहा है।
ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद और कई हफ्ते से इजरायली बम्बार्डमेंट और ग्राउंड इन्वेजन के बाद भी इजराइल न कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर पाया है और ना ही जो प्रिजनर्स हमास ने कैप्चर किया था उसको बाय फोर्स रिलीज कर पाया है। और इसीलिए इजराइल फिर से टेम्पोररी सीज फायर के लिए टेबल पर बैठना चाह रहा है, क्योंकि याद रखें गोरिल्ला वॉरफेयर में कन्वेंशनल आर्मी, पावरफुल और रिवायती फौज अगर जंग जीतती नहीं है तो वो हार ही जाती है, वहीं अगर गोरिल्लाज हारते नहीं हैं तो उनकी जीत मानी जाती है। मतलब जब तक गोरिल्लाज पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं कन्वेंशनल आर्मी की जीत नहीं होती है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे न इजराइल जंग जीत रहा है और न हमास जंग हार रहा है। हमास कई मायनों में वियतनामीज को रेप्लिकेट कर रहा है, कॉपी कर रहा है, जिसको और अच्छे से समझने के लिए हमें हिस्ट्री में देखना होगा, जिससे वॉर और उसकी स्ट्रेटजी और ये कैसे इम्पैक्ट करता है ये सब हमें पता चलता है। एंड में ये बात याद रखें, हमास वियतनामीज से एक कदम आगे है, क्योंकि वियतनामीज बस एक इलीगल ऑक्यूपेशन से लड़ रहे थे, जबकि हमास एक इलीगल ऑक्यूपेशन से लड़ने के साथ साथ उनके लिए अल अक्सा को आज़ाद कराना उनका रिलीजियसली सबसे बड़ा मोटिवेशन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।